तो दोस्तों, ये ग्रेट अवेकनिंग का सेकंड पार्ट है। जहाँ से फर्स्ट पार्ट हमने एंड किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एलएसडी जो कि एक ड्रग्स है और जो कि सीआईए माइंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करती है। कभी हॉलीवुड में टॉप लेवल पे पहुंच जाता है या जो भी मेंबर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अगर उससे कोई काम करवाना हो और अगर वो मना कर दे तो उसका माइंड कंट्रोल किया जाता है मोस्टली। नहीं तो इसको क्लोन ही बना दिया जाता है, उसका क्लोन उसकी जगह पे बैठा दिया जाता है। और क्लोन तो इजीली कंट्रोल वो इजीली कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। सब टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो हमसे बहुत आगे हैं। और उसके बाद बात करते हैं डीएमटी, डाइमेथाइल ट्रिप्टामाइन। ये भी एक ड्रग है जो कि तुम्हें एलएसडी जैसा ही एहसास कराता है। एक स्पिरिचुअल, थोड़ा थोड़े टाइम के लिए तुम स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाते हो, एक नशा टाइप में जैसे हम कह सकते हैं। जैसे ड्रग्स और अल्कोहल लेने के बाद आदमी जैसा बावला सा हो जाता है, वैसा ही इसमें होता है। पर इसमें तुम्हें एक अलग ही एहसास होता है कि तुम एक अलग एंटिटी से बात करके जा रहे हो, एक एक अलग ही इल्यूजन टाइप में। और ये इसका असर ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर कंटिन्यू लेते रहें तो लिमिट बढ़ सकती है। और डीएमटी हमारी बॉडी में भी बनता है और प्लांट में भी होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं उस टाइम ये सब एहसास होते हैं, क्योंकि माइंड में डीएमटी बन रहा होता है। इधर बात करते हैं ऑल मनी लीड टू रोमन वेटिकन। वेटिकन बहुत ही डार्क प्लेस रहा है एक्चुअल में। और जितने भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जो पब्लिक से हाइड है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि सीक्रेट्स हैं। और उधर आम जनता को जाना मना है, सिर्फ कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। जैसे एक पॉप है वेटिकन का, उसको इजाज़त है वहाँ जाने की। रेप्टिलियंस, पीडोफाइलिया पीडोफिलिया इलोंगेटेड स्कल ह्यूमनॉइड। रेप्टिलियंस क्या है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो उन्हीं के थ्रू कंट्रोल करा जाता है। कैसे वो टॉप पे बैठे हैं कि वो इलाइट्स को आधे से कंट्रोल करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं उससे, तो घूम फिर के सब चीज़ें जनता पे आके ख़त्म हो जाती हैं। पीडोफिलिया, पीडोफिलिया में क्या है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्स, एड्रीनोक्रोम, ये सब के बारे में बताया जाता है। वही है इलोंगेटेड स्कल ह्यूमनॉइड। ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इनका सिर थोड़ा हमसे साइज में बहुत बड़ा सा होता है। वो इंसानों के जैसे ही कुछ दिखाई देते हैं। मित्र हेड, MITR, मित्र हेड, माइटर्स हेड भी कह सकते हैं इसको। MITR, पर इसके आगे एस भी लगना चाहिए था, क्योंकि कई जगह एस लगा हुआ है इसीलिए। ये क्या, एक एक शेप की टोपी है, जैसे जो पोप है वो पहनता है। जो एक मछली के मुंह जैसी एक शेप में टोपी है, जिसका जो मुंह है वो ऊपर से खुला हुआ है। ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि एशियन टाइप में, जो बेबीलोन और इजिप्ट के टाइम में उनका जो गॉड था वो डेगन था। और डेगन गॉड क्या है कि फिश गॉड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए वो ये रिप्रेजेंट करा जाता है कि वो एशियंट जो कल्चर है और जो उनका सिस्टम है वो इसी को पालन कर रहे हैं। बट जो बाकी जनता है वो इग्नोरेंस में जी रही है, पर फॉलो वो वही सब चल रहा है जो पहले चल रहा था। एशियंट गॉड्स को ही आगे आगे रिप्रेजेंट करके पर डिफरेंट नेम्स में लाया जा रहा है। और हम अल्टीमेटली पूजा कर रहे हैं हम उन लोगों की, पर वो हैं सब एशियंट
बेबीलोन के टाइम के सब गॉड हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस नाम बदल दिए हैं। क्योंकि जनता को इतनी डिसेप्शन में रखा जाता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो सिर्फ अपने मूवीज, गाने और काम वाम बस इसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। वेटिकन लाइब्रेरी, जैसे भी मैंने बताया कि कैसे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी हैं जो कि आम जनता से हिडन है। हमारे देश की लाइब्रेरीज कई थी, उसको आग लगा के उन्होंने नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि इतनी मतलब उसमें बुक्स थी कि वो पूरे एक एक महीने तक जलती रही उसमें। और उस टाइम तो हमारे पास कोई कॉपी या प्रिंटर नहीं था जैसे हम कॉपी कर सकें चीज़ों को, तो हमारा जो भी सारा ज्ञान था वो सब उसी में रहकर नष्ट हो गया। और ये सब वेटिकन लाइब्रेरी है, और क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स थोड़े हाई सीक्रेट लेवल के नॉलेज रखते हैं ये लोग, और वो की डॉक्यूमेंट्स और जो पावर है वो किसी को नहीं देने वाले ये, इसीलिए जो भी जो सिस्टम है वो इजीली ये कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेता है वो ह्यूमन बिहेवियर का जो परसेप्शन बन रहा है उसको इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे ह्यूमन परसेप्शन कंट्रोल हो गया तो मास लेवल पे इजीली उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आपने 2 साल में ये देखा ही होगा कि कैसे कोरोना के नाम पे लोग भागे भागे जा रहे हैं, डर रहे हैं, आज भी मास्क लगा रहे हैं, जो इतना सब कुछ हो गया फिर भी बांडा फूट गया। लेकिन कईयों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है इन चीज़ों की, तो लगे हुए हैं उसी रेस में चलने। बट सबका टाइम आ ही जाता है, कभी ना कभी समझ ही जाते हैं वो लोग। जैसे डेविड आइक है, वो हमसे 30-40 साल पहले जो कह रहे थे, हम अभी जाके समझे हैं इन सब चीज़ों को कुछ सालों में ही। पर वो जो 30 साल पहले कहता था लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो समय से बहुत ही आगे की सोच सकते थे। उनका जो विज़न था वो बहुत ही आगे का था। और भी बहुत से रिसर्चर्स हैं, ट्रुथ कम्युनिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बालक होते हैं जिनका कोई घरवार नहीं होता है, और बहुत सारे जो रोड पे घूम रहे होते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हर साल बहुत सारे गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये सब लोग। तो ये सब ग्लोबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये मास लेवल पे हर साल जो भी बालक गायब हो जाते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कामों के लिए, ब्लैक मार्केट के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, और एडिनोक्रोम के लिए, रिचुअल्स के लिए, सेक्रीफाइसेस के लिए, और भी बहुत कुछ। लूसीफर टेलीस्कोप ऑर्गन हार्वेस्टिंग, ये टेलीस्कोप का नाम है एक, जो बहुत ज़्यादा आगे की व्यू देख सकता है, जैसे बाकी प्लेनेटों पे क्या क्या हो रहा है और बाकी गैलेक्सियों में क्या हो रहा है वो सब के लिए। पापल स्विस नहीं पापल स्विस गार्ड्स, ये कुछ गार्ड्स हैं जिनकी संख्या थोड़ी कम होती थी, ये एशियन टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। ये वेटिकन को और पॉप को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इनका हायरिंग की जाती है, और इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी टाइट होती है, और इनकी जो एंट्री होती है, रिक्रूटमेंट जिसे कहते हैं, वो भी बहुत टफ होता है। और वेटिकन का ही आदमी कोई जा सकता है उसमें, उसके बाद जिसके पास सिटीजनशिप हो। बात करते हैं ओबेलिस्क एंड पाइन कोन्स। ओबेलिस्क, ओबेलिस्क का मतलब होता है संकेत चिन्ह। एक तरह से ये इमारत होती है एक, जो कि एक छोटा सा पिलर और ऊपर से जाके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे से ऊपर से मतलब एक कोन, और नीचे आते आते वो एक स्ट्रेट पिलर से बहुत जगह आपने देखा होगा। और जो पाइन कोन है, वर्शिप ऑफ सोलर गॉड्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल जो पाइन की शेप में होते हैं। जैसे एक वेटिकन के हाथ में जो वो होता है, स्टिक होती है, उसके उसके जो शेप होती है वो पाइन की फॉर्म में होती है। ये दर्शाता है ये जो सोलर गॉड है, जो मतलब जो सन की पूजा करते हैं। एशियन टाइप में सन को ही पूजा जाता था बेबीलोन के टाइम में। तो
उधर से ही वो सन को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एज अ गॉड, जो कि बात सही भी है। सन है तभी ज़िंदगी है, तभी जान है हर इंसानों में, कि वो फूड ग्रो करने में मदद करता है और बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक तरह से पोर्टल भी है सन। ओबेलिस्क, ओबेलिस्क का दूसरा नाम शाफ्ट ऑफ बैल है। इसको, बैल को पुराने टाइम में BAL बाल कहते थे। बाल इटसेल्फ अ गॉड है, मतलब जो हम आजकल गॉड कहते हैं ना, उस टाइम वो बाल कहा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। तो उसके बारे में बताया गया। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस अलग अलग प्रजाति, और वेटिकन ओन ऑल द वर्ल्ड करेंसीज। जैसे कि वेटिकन बहुत ही डार्क प्लेस है एक्चुअल में, तो फार मार डार्कर है, जो हमारी सोच से भी परे है। जितने भी करेंसीज वगैरह, मतलब घूम फिर के वो सब वहीं कंट्रोल करी जाती है, क्योंकि जो कंट्रोल है वो एलाइट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा उधर ही है, और ऊपर से वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है और रिचुअल वगैरह ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं, तो पावर भी वहाँ पे ज़्यादा है। बहुत टाइम से ये हेड रहा है इन सब का। नील कैनन ट्रिलियन लॉ सूट, लीन कैनन, इसके बारे में आगे भी जानेंगे हम लोग। कैरन हुड्स, कैरन हुड्स एक लेडी का नाम है, जो कि वर्ल्ड बैंक में जॉब करती थी। 20 साल तक इन्होंने अपनी सर्विस दी, पर 21वीं साल इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये विसल ब्लोअर बन गई थी। इनको मालूम था कि किस तरीके से ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल बैंकरों का, ये कैसे गुलाम बना के रख रहा है, और बहुत सारे बहुत बड़े लेवल पर करप्शन कैसे चल रहा है। तो ये आगे जाके सबको बताना चाहती थी कि किस तरीके से जो मनी है वो एक टूल है सिर्फ टू कंट्रोल द होल ह्यूमैनिटी। मानवता को नियंत्रण करने के लिए एक टूल का तरीके से मनी को इस्तेमाल किया जाता है। सो नील कैनन, नहीं सॉरी, कैरन हुड्स, तो ये जब विसल ब्लोअर बनी थी तो उसके बाद ही इनको नौकरी से निकाल दिया गया। पर इन्होंने बहुत कुछ बताया उनके बारे में कि किस तरीके से जो बैंकर्स हैं वो किस बड़े बड़े लेवल पे बिहाइंड द सीन गेम चल रहा होता है, कैसे वो कर्ज में रखते हैं हर उसको, जिससे वो इजीली नियंत्रण हो सके। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति को गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, एक या तो तलवार से, हथियारों से, तो लेकिन वो फिर भी लड़ेगा, पर अगर उसे कर्ज दे दो तो वो फिर लड़ना ही छोड़ देगा, और ऊपर से पैसे बनाने की ताकत है ही नहीं के पास। बैंक ही तो हैं जो हर किसी को वो देते हैं लोन वगैरह, पैसा। ये जितना भी मनी का सिस्टम है ना, ये टॉप लेवल से इजीली कंट्रोल किया जाता है। छोटे बैंकों को तो कई बार तो मालूम ही नहीं होता कि होता हो क्या रहा है। बहुत कम लोग हैं और ये हाई पोजीशंस पर जिनको पता है एक्चुअल में कैसे चल रहा है गेम, तो वो इजीली करप्शन कर सकते हैं, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। क्योंकि फिर वो आम जनता को पहली बात तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, और सच उनको मालूम नहीं पड़ पाता, लोग जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। नहीं, अगर आप प्रैक्टिकल करें, आप बाहर जाएं और उन लोगों से पूछें ये पैसा कौन बनाता है, कैसे बनता है पैसा, उनको ये नहीं मालूम है। भले पूरी ज़िंदगी उसके लिए काम करेंगे, पर ये छोटे से जवाब नहीं जानते वो लोग। सो इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके पास, इसीलिए इजीली उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। नील कैनन एक बिजनेस ओनर था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसने केस किया था फेड पे, फेड के खिलाफ, कि उसने उसके जो गोल्ड हैं वो बैक नहीं किया,
बहुत एशियन टाइप में, एशियन नहीं मतलब ज़्यादा भी साल पुरानी बात नहीं है ये। उस टाइम कुछ युद्ध के मीडियम से थोड़ा उनका जो गोल्ड था वो हाईजैक हो गया था, फेड ने ले लिया था, बट फिर बाद में फेड ने मना कर दिया देने से। और फिर 9/11 में कैसे वो हमला करवा दिया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी गई, उन सब के बारे में इन सब में दिया हुआ है, ये यूट्यूब पे है इसका बहुत बड़ा आर्टिकल। हार्प HAARP हार्प एक वेदर मैनिपुलेशन मशीन है एक तरह से, और ये बहुत तरीके हैं वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन जो हार्प है ये बहुत ही आयनोस्फायर जो ऊपरी जो ऊपर जो लेवल होता है ना आयनोस्फायर का, तो उसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट कर लेते हैं वो। तो और वो किसी भी डायरेक्शन में तूफान ला सकते हैं, कहीं भी बारिश करवा सकते हैं, कहीं भी सूखा पड़वा सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं। और ये माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि माइंड भी तो एक अल्टीमेटली न्यूरॉन्स पे ही काम कर रहा है, और न्यूरॉन्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो हैं। बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है हार्प। रशियन प्राइमेट साइंस। हाँ, ये हार्प के बारे में एक और बात बताना था कि जितने भी अगर तूफान या भूकंप वगैरह लाए जाते हैं, या बारिश मतलब बेमतलब में बारिश हो रही है, कोई सेंस नहीं है उसका, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या है कि बहुत ज़्यादा उसके तरीके हैं कि किस तरीके से इन्होंने वेदर मॉडिफाई किया हो जानबूझ के, और भी वेज होंगे। जियो इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्रियल है, उसके हिसाब से भी बदला जा सकता है। तो 10 में से करीबन 8 जो होते हैं वो आर्टिफिशियली लाए जाते हैं। आगे बात करते हैं रशियन प्राइमेट साइंस की। रशियन प्राइमेट साइंस ही एक एक्सपेरिमेंट ही था, जिसमें एक प्राइमेट बनाए गए थे जो फाइबर ग्लास के थे बहुत सारे। उसमें ऐसा देखा गया है कि जैसे तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी जो बीमारियां हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, वो ठीक होने लगेंगे, इवन कैंसर ऑल्सो। और जब तुम उसके अंदर जाओगे तो उसमें टेम्परेचर बहुत बहुत ही मतलब वो कम हो जाता था, और उसके करीबन थोड़े उसके रेडियस में, किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ही एक अचानक थोड़ा जो बीमारियों को सही करने वाली जो फीलिंग होती है ना वो होने लग जाती थी, और बहुत सारी जो बीमारियां वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाती थी। हाँ, और भी बहुत सारी तरीके हैं, इस तरीके का पिरामिड इस्तेमाल किया जाता था। ये ज़्यादा कोई हाइट में नहीं होते थे। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन फ्यूचर। क्रिप्टो करेंसी एक टाइप से एक नंबर ही मान लो, जो कंप्यूटर में दिखाई देगा, वो एक्चुअल में उसका फिजिकल कोई फॉर्म नहीं है, और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता रहता है। पता नहीं कर सकता इसको कहाँ से आया क्यों गया, एक बार ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, फिर मतलब हम नहीं जाने ना वो हमें जाने कौन है। बट बहुत तरीके होते हैं ट्रैक करने के लिए, लेकिन फिर भी इतना दिमाग कौन लगाता है इन चीज़ों में। हैकर वगैरह इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे किसी से रुपए मांगने हों, तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक एड्रेस की लिंक भेज देना चाहिए, और फिर सामने वाला अगर पैसे पे करेगा तो वो इसमें बिटकॉइन में डाल देगा, और कुछ सेकंड ही लगते हैं उसके पास पहुंचने में। तो अगर मान लो तुम लोग यहाँ से कुछ गोल्ड ले जाना है कहीं और जगह, तो उसमें इतनी सारी चेकिंग होगी एयरपोर्ट पे और बहुत कुछ, और एक लिमिट तक ही ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सिर्फ एक पासवर्ड ही तो याद रखना है तुम्हें, फिर किसी भी देश में चले जाओ, हर देश तुम्हें मान्यता देगा, और कुछ भी खरीद सकते हो इससे। तुम लोग प्लेन भी खरीद लो, आइलैंड खरीद लो, जो मन चाहे वो खरीद लो। और इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना बाकी करेंसी में नहीं होते। बाकी जो रुपीज़ है, डॉलर है, इनमें इतना उछाल नहीं होता है जितना इसमें हो जाता है। ये एक दिन में भी कहीं हाइप में जा सकते हैं और लो में भी आ सकते हैं। ब्लॉकचेन फ्यूचर। ब्लॉकचेन को क्या हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये आने वाला फ्यूचर है कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दी जाएगी।
और हर चीज़ मेटामास्क जो है, सॉरी, ये जो मेटा के अंदर, जैसे गूगल फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रख लिया, वो हर चीज़ ऑनलाइन चाहता है। वो मतलब एक सिर्फ एक गिलास, मतलब एक गिलास के अंदर तुम्हें जैसी चीज़ें दिखाई देती है ना, कि भाई जैसे कोई टीवी है, टीवी के अंदर कोई चीज़ मूव हो रही है, तो वैसे ही तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हम उस टीवी के अंदर हैं और हम भी मूव हो रहे हैं, पर एक्चुअल में तुम घर ही पे होंगे, बैठे होंगे। जैसे वीआर ग्लास जो मूवी सिनेमा में पहनते हैं, कि हम भी उसके अंदर खेल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है 3D वर्ल्ड में, इल्यूजन टाइप में। इसी तरीके से सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएंगी। तो इसीलिए जो सरकार है वो हमेशा डिजिटल डिजिटल चिल्लाती रहती है। और इंडिया में तो थोड़ा कम ही आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट कल्चर है, बहुत सारे इलिटरेट होते हैं, और कईयों को जानकारी नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, इसलिए थोड़ा यहाँ पे धीरे काम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है हमारे लिए, क्योंकि इस देश को तोड़ना फिर थोड़ा थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर है ना, कितनों को समझाओगे तुम उसकी भाषा में, कईयों को तो भाषा भी नहीं जानते होंगे सब के सब। तो इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की भाषा लाई, इंग्लिश, जो कि एक, मतलब उसमें तो शब्दों की इतनी कमी है कि क्या बात करें। आगे बात करते हैं कैनाबिस। कैना, इतना छोटा लिखा है ना, इसमें पढ़ा भी नहीं जाता है। हाँ, गांजा लीगलाइज्ड। अब क्या है कि जो गांजा है ये सन भी है एक तरीके से, ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल भी की जाती थी हमारे आयुर्वेदा में भी। और जो, बट क्या है कि इससे बहुत सारे जो चीज़ें वो सही होने लग जाती हैं, तो फिर दवाइयाँ कौन खरीदेगा। तो इसीलिए वो जो दवाइयों वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो दवा में आके गवर्नमेंट में ऐसा रूल पास करती हैं कि वो उसको बैन कर दिया जाए, अब अनबैन कर दिया जाए, तो वो सब चलता रहता है। और गांजा क्या है कि एक नशे का भी काम करता है, अगर ज़्यादा ले लो तो। और पीनल ग्लैंड के लिए बहुत बढ़िया भी चीज़ बताई गई है ये डाइचन। ये एक बहुत ही हाई लेवल की मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो करना चाहिए, जिससे तुम्हारी वाइब्रेशन वो राइज हो, और तुम्हें शांति, धैर्य, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें मेडिशन को, वो मेडिटेशन को ही देनी चाहिए। टिबेटन रेनबो बॉडी एसेंस है, मतलब इस लेवल की, मतलब एक तरह से पावर आ जानी, कि जिससे वो अपनी जो बॉडी है वो जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं। मेडिटेशन से ही बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, वो जिससे रेज और वाइब्रेशन भी बढ़ती हैं तुम्हारी। इसके बारे में यूट्यूब पे एक वीडियो है, जिसमें जो एक बुद्धा है, जो बॉडी छोड़ने के बाद एक छोटे से साइज में हो गए, उनकी बॉडी बहुत शाइन कर रही थी। आल्केमी, आल्केमी, ये इसका एक फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है ये, जैसे हम रसायन विज्ञान भी कहते हैं। इसमें एक धातु को दूसरे उसमें बदलने को ही इसके बारे में पढ़ाया जाता है इसके अंदर। जैसे कोई मेटल है, उसे गोल्ड में कैसे बदला जाए। ये हमारे एशियन टाइप में, एशियन जो समय था उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल ये पता नहीं कहाँ चला गया। ORBS, ये एक स्प्लिट, एक अलग डायमेंशन लाइट बॉडी है, मल्टी डायमेंशन प्लाज्मा बीम जिसे कहते हैं। इनका कोई शेप नहीं होता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है अलग अलग लेवलों की, डिफरेंट 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 में। और वैसे भी कई बार ये आंखों से देख सकते हैं और कई बार नहीं दिखते हैं।
ट्री ऑफ लाइफ कबाल, ये 10 स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बता रहा है। कबाल में ही दिया हुआ है, बाइबल में भी स्टार्टिंग में दिया था, उसमें ट्री ऑफ नॉलेज था, इसमें ट्री ऑफ लाइफ है। आर्क ऑफ द कोवेनेंट, इथोपिया। आर्क ऑफ द कोवेनेंट मतलब ये है वाचक का संदूक। बाइबल में स्टोरी है कि जब जो भगवान थे, जैसे परमात्मा कहते हैं, वो जब मोसेस को 10 कमांडमेंट दिया था उन्होंने मोसेस को, तो वो जो कमांडमेंट है वो इस संदूक में बंद करके, वो जहाँ भी रहते थे वहाँ पे रखा जाता था इसको, और इसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा की जाती थी, और गोल्ड टाइप में दिखाई देता था तुम्हें, बल्कि हम लोगों को भी जिसने भगवान ने ही बोला था इससे कि 10 कमांडमेंट की कैसे जीना है, किस तरीके से क्या काम करना है, वो सब के बारे में दिया है ये बाइबल में बढ़िया स्टोरी है इसके बारे। जो भी इस बात संदूक को चुरा लेता था, या वहाँ पे हमेशा दिक्कतें क्रिएट हो जाती थी, और वहाँ पे लोग कई बार लोग मरने भी लगे थे। तो एट द एंड जिसके हाथ में था वो वाचक संदूक, उसी के हाथ में वो वापस आ गया। 3 सेक्शनों में डिवाइड है ये। नहीं सॉरी, ये मतलब है तो एक संदूक ही, एक कीबोर्ड की शेप में है, और उसके ऊपर कुछ साइन बना हुआ है। ये यूट्यूब पे आपको इसके बारे में मिल जाएगी ये वीडियो, स्टोरी है। सब चीज़ें एशियन टाइम से ही चलती हुई आ रही हैं, बट कहने कि इन्होंने नॉलेज ही छुपा ली, तो कई चीज़ें हाइड हो गई हैं, कई चीज़ें आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। केमिस्ट्रेल, ये बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं जो प्लेन से आसमान में छिड़के जाते हैं, ताकि जो सोसाइटी है वो हमेशा बीमार रहे, लो वाइब्रेशन में रहे, और मतलब कुछ ज़्यादा सोच विचार ना करे, ज़्यादा क्वेश्चन ना पुट करे कहीं पे, अथॉरिटी से कोई सवाल ना पूछे, डंपिंग डाउन बनी रहे हमेशा, और जो फसलें हैं उनके ऊपर भी जाता है, तो वो मेटल मतलब हमारे अंदर ही जा रहे हैं अल्टीमेटली। मतलब ज़्यादा मेटल अगर बॉडी में होते हैं तो क्या है कि वो जो बॉडी है वो कनेक्टिविटी परफॉर्म करती है, कि वेव से इजीली कंट्रोल हो सकता है उसका माइंड, और उसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो ज़्यादा प्योर होगा वो थोड़ा समझदार भी होता है एक तरह से, वो इजीली चीज़ों को समझ लेता है। व्रिल सोसाइटी चैनलिंग ईटी कॉन्टैक्ट। व्रिल सोसाइटी क्या है कि इसमें कुछ वुमेन्स का ग्रुप होता था ये, जिनका मानना था कि वो लंबे बाल रखना हमेशा पसंद करते थे। वो ये मानते थे कि ये स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है, मतलब ये लंबे बाल रखने से। वो जो हेयर हैं वो लगभग करीबन उनके ज़मीन से टच हो जाते थे, इतने बड़े बड़े रखते थे वो। तो स्पिरिट वर्ल्ड से कांटेक्ट करने या टेलीपैथी करने के लिए, और अदर डायमेंशन से बातचीत करने के लिए। 16 स्केलर वेपन्स, पाइन गैस AUS। स्केलर वेपन क्या है, जो एक वेव्स की फॉर्म में वेपन्स होते हैं ये, कि दूर से अगर कोई चीज़ उड़ रही है उसी को वहाँ पे ही उड़ाना है, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वेव से उसे ख़त्म कर सकते हैं उधर ही उधर। जैसे हम कई बार डेथ रे भी कह सकते हैं, पर स्केलर वेपन और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पाइन गैप AUS में ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है सर। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पाइन गैप्स के नाम से। पाइन गैप्स का एक तरह से सर्वेलेंस स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जहाँ पर ये बेस है वहाँ पे क्या है कि एक बहुत करीबन रेडियस में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही लोगों को आना जाना मना है। जो आ रहा है वो वहीं से घूम जाए तो अच्छा है। और एक सर्विलेंस स्टेट में मतलब क्या है कि जो एजेंसीज हैं वो जिसको चाहें जब चाहें उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं, मैसेज वगैरह जो भी हर चीज़ है वो सब कंट्रोल कर सकती है। इसलिए सर्विलेंस स्टेट बना रही हैं, और अभी भी ये चीज़ काम चालू है।
कभी भी आपने एजेंसीज की खबर सुनी नहीं होगी कि टीवी में आ रही है कि ये काम ये कर रही है, क्योंकि एजेंसीज को काम ही ये सब दिया जाता है सीक्रेट का, जो आम जनता से थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टारगेट पोर्टल्स होते हैं, जैसे कई सारी मूवीज़ में आपको बताया गया है उसमें, और जिसमें हम अदर डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, अदर जगह भी जा सकते हैं इससे। महाभारत एशियन न्यूक्लियर वॉर, जैसे कि महाभारत के टाइम में जैसे ब्रह्मास्त्र था, और कि किस किस तरीके से हवा में तीर छोड़ के वो हवा में टकरा के बहुत बड़ा ब्लास्ट करते थे, वो एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर ही था। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र था उसको पूरे उसको उड़ाने की ताकत थी उसके पास। तो आज के टाइम में वो न्यूक्लियर बॉम्ब कर सकते हैं, वॉर। इन सब चीज़ों में वो पूरा रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एशियन टाइप में भी ऐसे हथियार एग्जिस्ट करते थे, मतलब ये तो कंफर्म ही है। आगे बात करते हैं ये डाई क्लॉक। डाई क्लॉक क्या है कि एक साइंटिस्ट था, ये जो नाजी बैल है, जो भी आगे हम जानेंगे, वो इसने मतलब ये साइंटिस्ट रहा है, उस पर भी बहुत सारे लोग इसी के टीम में थे। तो 7 में से 5 तो वैसे ही मर गए, क्योंकि इस टाइम में रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ये तो हम नॉर्वे स्पायरल इंसिडेंट 2009 के बारे में जानेंगे। ये क्या है कि नॉर्वे में एक दिन शाम को, मतलब रात के समय, ऑलमोस्ट जब रात ही हो रही थी, तो एक लाइट अचानक से आई आसमान में, और वो थोड़ी देर में एक स्पायरल फॉर्म में होने लग गई। वो कैसे हो गई, क्या हुआ था उस समय, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बट ये नेचुरल तो हो नहीं सकता, बहुत सारे रिसर्चरों ने बताया। तो वो एक इंसिडेंट अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है, और वो ये उसके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ऑपरेशन हाई जंप एडमिरल ब्रड एडमिरल 1947, लार्जेस्ट यूएस नेवल डिफीट लीड टू क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जो ऑपरेशन हाई जंप है उसमें क्या है कि जो एडमिरल, ये व्यक्ति 1947 में जब इसने फ्लाइट उड़ाई, इसको भेजा गया था उसमें अंटार्कटिका के बाहर, और उसने बताया था कि बहुत सारी जो लैंड है वो अनएक्सप्लोर है। नॉर्थ पोल में भी गया था ये, तो उधर बहुत सारी चीज़ें जो कि एक अनएक्सप्लोरर लैंड पड़ी हुई है, जो कि मानवता से बहुत लंबे टाइम से छुपाई गई है। बहुत ज़्यादा खाली लैंड है उधर, बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशन रहती हैं उधर, उस सब के बारे में दिया हुआ है। यूएस नेवल डिफीट लीड टू क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ छोटी सी क्लिप मिलेगी अगर आप यूट्यूब वगैरह में भी खोजने जाओ तो। और पर इसकी एक डायरी है, उसमें वो सब चीज़ें बताता है, पर ज़्यादा उसने उसमें भी एक्सप्लेन नहीं किया। सुमेनल रेजोनेंस इंक्रीजिंग, ये इसे अर्थ की फ्रिक्वेंसी कहते हैं सिंपल भाषा में, कि जैसे जैसे अगर हम राइज करेंगे, हमारी वाइब्रेशंस राइज करेंगी, तो वैसे वैसे अर्थ भी राइज करेगी, तो वो जल्दी एसेंस होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि खुश रहो, हैप्पी रहो, बुरा मत सोचो। बट आदमी की जो एनर्जी बचे तब ना, अब वो सुबह काम करने जाता है, वो थकार के शाम को आता है, और फिर वो टीवी वगैरह देखेगा, न्यूज़ वगैरह देखेगा, क्या चल रहा है वो देखेगा टीवी में। तो टीवी तो टेल लाइव विजन झूठ का डब्बा। और टीवी प्रोग्राम, मतलब वो प्रोग्राम कर रहे हैं हमको, जो देख रहे हैं उन्हें,
तो जब भी तुम टीवी के सामने बैठोगे तो उसमें से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो कि माइंड में जो सोचने समझने का जो पार्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो कोट पैंट पहने वाला जो टीवी के अंदर जो आदमी बोल रहा है ये सब सच है। तो तुम्हारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन बना एबिलिटी है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो सब नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो टीवी ज़्यादा देखते हैं वो एकदम डंपिंग डाउन है। वो जैसा जैसा टीवी में बोल देगा वैसे वैसे परफॉर्म कर देंगे। कुछ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, कोई कुछ नहीं, नथिंग। उनको लगता है कि ये सब जो बैठे हैं हमारी भलाई के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए देखा हुआ अंधभक्तों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है देश में। तो पर जो आर्कन्स हैं वो हमेशा हमें लो वाइब्रेशन में रखेंगे, क्योंकि अगर हाई वाइब्रेशन हो गई तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे ना। इसीलिए तो पूरे सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि आदमी पैसे के पीछे भागता रहे, सुबह से शाम तक काम करेगा, फिर वो टीवी देखेगा। तो मंडे से फ्राइडे तक वो टीवी देख रहा है, सुबह काम करके थका हार के टीवी देख रहा है। तो वो जो मंडे से फ्राइडे तक जो प्रोग्राम हुआ है, सैटरडे और संडे को उसको मार्केट में जाके वो जो प्रोग्राम है वो चीज़ें खरीदेगा, वो कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूमर बनेगा वो है। तो जो उसने उतने एक हफ्ते में कमाया फिर वो खर्च कर रहा है, ठीक है। और वो कंज्यूम कर रहा है उन चीज़ों को जो कि उसने टीवी में देख लिया, जो भी चमचमारी हुई लाइट होती है उनके बीच में। तो जो चकाचौंध जो होता है ना, वो माइंड बहुत जल्दी उसको क्रैब करता है, ग्रैब। तो इसीलिए लग्जरी चीज़ों को जो यूजलेस है उनको दिखाया जाता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होगी ना, जो एकदम ओरिजिनल होगी और जो कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, पर उससे कोई बिजनेस नहीं हो सकता, उसको नहीं दिखाएंगे उससे, क्योंकि उससे आदमी की हेल्थ सुधर जाएगी ना। इसीलिए लेकिन उनको मोटिव हेल्थ सुधारना नहीं है, उनका मोटिव है तुम लोग डंपिंग डाउन बने रहो ताकि उनका धंधा चलता रहे। इसीलिए मंडे से फ्राइडे वो काम करेगा और फिर सैटरडे संडे को वो घूमने फिरने जाएगा, मूवी देखने जाएगा। तो उससे वो जो चीज़ें हैं जो मंडे तक वो प्रोग्राम हुआ है वो सैटरडे संडे को खरीदेगा। फिर वो मंडे से फिर वो साइकिल लूप होल में फंसता ही चला जाएगा, फंसता ही चला जाएगा, और बस इसी में लूप होल में चला जाता है। और उसको एंटरटेनमेंट के ज़रिए, एंटरटेनमेंट सिर्फ एक कुछ नहीं है, वो सिर्फ ध्यान भटकाने की चीज़ है, तुम्हें असल मुद्दा से भटकाने वाला एक औजार समझ लो। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो जो राजा महाराजा होते थे वो एक खेल का मैदान रखते थे अपने कैदियों के लिए। और उसमें जैसे कि बुल का जो गेम होता है कि रेड कपड़ा होता है, वो बुल उसके पीछे भागता है, तो जो पब्लिक है वो उसको देख के हंसती है। तो उसी तरीके से उन जो जनता जो देख रही है उसको एहसास होता है कि अरे हमारा राजा वो कितना बड़ा सोचता है हमारे लिए हैं, और कितना बढ़िया सोच रहा है, ये देखो हमें एंटरटेन कर रहा है, ये हंसा रहा है हमको। तो वो जो थॉट होता है उनको एक जो गुलामी में रखने वाला जो होता है कि हम लोग कंट्रोल्ड हैं, हम लोग ज़्यादा सोच नहीं सकते, ये कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आदमी ये सोचे ही नहीं कि मैं कंट्रोल्ड हूँ तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसे कि मान लो हमारा जो देश है उसमें बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, वैसे तो हर देश में वैसे ही सेम है। पर कभी एहसास नहीं होने देते वो लोग। वो एक लूप होल में फंसाते रहते हैं कि अरे जीएसटी आ गया, अरे महंगाई हो गई, अरे ये हो गया वो हो गया, ताकि जो मेन मुद्दा है, जो मेन जो चीज़ कंट्रोल हो रही है, जो कंट्रोल कर रहा है, उससे ध्यान भटका जाए। और बाकी जो जनता है वो इसी में गोल 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 घूमती रहे, उसके माइंड में यही परसेप्शन बनता रहे और धारणाएं बनती रहें, और अपने पूरा जीवन वो धारणाएं बनती रहेगी। वो थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। हाँ, वो मैं बात कर रहा था उसकी जो, हाँ जो कैदी होते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, उनको कैसे खुश रखने के लिए बहुत सारे सर्कस किए जाते थे, एंटरटेनमेंट लाया जाता था, ताकि उन्हें एहसास एकदम ख़त्म हो जाए कि हम कोई कंट्रोल है कि नहीं है। तो वो उस पूरे जीवन में एक पैटर्न में फॉर्म होते रहते हैं कि हमारा जो हमको कोई चाहिए हमारे ऊपर रूल करने के लिए,
या हम किसी के मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट है, तो जब तक गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम जनता को लगता है अरे देश में सब इधर उधर हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न बनता आया है ना। तो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का गवर्न का मतलब टू रूल टू कंट्रोल्ड मतलब होता है। और डेमोक्रेसी तो एक इटसेल्फ एक इल्यूजन ही समझो क्योंकि जिसने हमें डेमोक्रेसी दी वो खुद के देश में नहीं अपना अप्लाई करा इसने ये चीज़। तो वही है कि बस लोगों को भ्रम की दुनिया में रखना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ही जाग गए तो फिर वो कंट्रोल क्या करेंगे, उनकी संख्या पर ज़्यादा नहीं है। बट क्या है कि जो माइंड है बहुत पावरफुल चीज़ है। उन्हें पता चला है कि अगर हम इसके परसेप्शन क्या है, इस बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं तो व्यक्ति अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा इजी है, किसी को डंडे के दम पे कंट्रोल करना और किसी को मार पीट के कितनों को मार लोगे। इसीलिए उनका जो थॉट व्यू है, उनका जो परसेप्शन है, जो माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है बार बार, तो उसको अगर मैनिपुलेट कर सकें वो, तो इजीली व्यक्ति है वो पूरा कंट्रोल हो सकता है, जो कि वो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने टीवी खोलोगे तो इतना कुछ है भरने के लिए कि हर घंटे इतने हैं पर चैनल इतने ज़्यादा हैं कि आदमी अगर पूरे दिन भी देखेगा तो कितना देख पाएगा। तो व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन इतनी तेज तेज भेजो ताकि वो उसको ग्रैप ना कर पाए, तो उसको लगेगा कि देखो कितना कुछ है, कितना सब कुछ पड़ा हुआ है हमारे लिए। वो एक इल्यूजन में जिएगा कि हम देखो कितना फ्री है, हम अभी देखो जब मन चाहे जब हम टीवी बदल सकते हैं, टीवी का चैनल बदल सकते हैं। वो ये भूल गया ये सब चीज़ें आम जनता के लिए ही लाई जा रही हैं। वो पागल नहीं है, वो तुम्हें इतने एंटरटेनमेंट करेंगे ताकि वो तुम्हें खुश रखना चाहते हैं और तुमको, ये सब एक भ्रम की दुनिया है। वो ताकि तुम बिजी रहो, क्योंकि आदमी जब बिजी रहेगा तो व्यक्ति दिमाग नहीं लगा पाएगा ना। वो ना, वो यही चाहते हैं कि तुम दिमाग ना लगाओ, तुम अपने काम से काम रखो, पर ज़्यादा कुछ सोचो मत। जैसा कोई अथॉरिटी कह देती है वही पालन करो बस। अगर तुम क्वेश्चन करोगे और तुम अथॉरिटी से सवाल पूछोगे तो फिर फिर उनकी जो गद्दी है वो हिलने लग जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये जागरूक है और ये जाग गया है। तो अगर कुछ ज़्यादा ही लिमिट हो जाती है तो फिर वो उसको मरवा देते हैं, जैसे राजीव दीक्षित और भी बहुत सारे, अब्राहम लिंकन, जॉन ऑफ कैनेडी और भी बहुत सारे जो हैं, उन्हें मालूम पड़ गया था कि किस तरीके से कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। बट वैसा नहीं चाहते थे, क्योंकि नियंत्रण हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। वो अपने आप को ना भगवान कहलवाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हम ही हैं जो राज करने आए हैं, बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ गधा मजदूरी करने के लिए आए हैं, गुलाम की तरह। तो इसलिए क्योंकि उनकी खून में ही ये सब भरा पड़ा है, नागवंशियों की औलादें हैं ये। आगे हम इन सब के बारे में जानेंगे, ओराइन क्या है और ये सब क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी से हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं। ये जो नाजिम नाम का जो व्यक्ति रहा है, ये क्या है, अपने बचपन टाइम में बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखने वाला था। तो इसने एक बार बस में जाते हुए ये सोचा कि अचानक इसे ख्याल आया कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक डॉट से मिलकर बना है। तो उसकी ये थ्योरी क्रिएट हुई, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। फिर वहाँ से आगे रेजोनेंस साइंस फाउंडेशन और भी बहुत कुछ। इसमें बताया कि इसने कि जो पूरा यूनिवर्स है वो कुछ डॉट से मिलकर बना है, तो हम कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो वैसे ही GSETI स्टीवन ग्रीन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट अनएक्नोस, ये एक मतलब इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी तुम्हें। ये डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है, इसमें बारे में फिल्म भी बनी हुई है एक, जो कि यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। ये क्लोज इनकाउंटर द फिफ्थ काइंड, इसका भी ट्रेलर भी है।
इन सब के बारे में, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, डायमेंशंस के बारे में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में, और भी बहुत कुछ। यानुगिनी जापान, ये कोई मंदिर है जो कि समुद्रों के नीचे है, क्योंकि बहुत बहुत सारी हिस्ट्री तो पहले भी हाइड है, और बहुत सारी सिटीज सिविलाइजेशंस ये वाटर के अंदर भी फंस चुकी थी, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ गया था। तो जितने भी जो मंदिर हैं ये पानी के अंदर चले गए। पर अभी धीरे धीरे करके एक एक करके न्यूज़ आएगी इन सब के बारे में। ईटी लाइट शिप्स, जैसे यूएफओज हैं, और भी बहुत, जैसे वो एक तरह से बड़े हाईली टेक्नोलॉजी है उनकी, जो आम जनता तो जिन्हें हम अगर सामने आ जाए तो हम इन्हें भगवान समझ लें। बट क्या है कि अगर ह्यूमैनिटी को हमेशा एक लोअर वाइब्रेशन में रखा जाए, एक इल्यूजन की दुनिया में रखा जाए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और एक भ्रम की दुनिया है, और उनसे वो चीज़ हजारों लाखों सालों से छुपा ली जाए, तो आम इंसान को लगेगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और जैसे अभी बहुत कुछ है जो कि हिस्ट्री हम कुछ नहीं जानते हैं, 200-250 साल पहले, वो भी एडिटेड। क्रॉप सर्कल्स, क्रॉप सर्कल क्या है कि ज़मीन पे बहुत बड़े बड़े कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, जो ऐसी मान्यता है कि बहुत बहुत ही एंशियंट हैं, और कैसे बन गए वो पता नहीं है, बट माना जाता है कि यूएफओस के थ्रू बनाए गए हैं, जो कुछ पैटर्न्स को दर्शाते हैं मैथमेटिकली। जो मैथ है वो यूनिवर्स की भाषा है, लैंग्वेज है, नंबरों के फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में यूनिवर्स बात करता है हमसे। लाइट ऑप्स, ये ORBS वैसी है, एक स्प्रिट प्लाज्मा बीन्स होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल, इनकी कोई शेप नहीं होती है, बट ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। मूनटॉग लुकिंग ग्लास प्रोजेक्ट, ये अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट है, वैसे अमेरिका एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो बताता नहीं, वो बात अलग है। इसमें क्या है कि वो अमेरिका जिस लिमिट पे जा सकता था, बोल रहा है कि किसी भी हद में जा सकते थे, जैसे कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था ये माइंड कंट्रोल पे, एक टाइम से दूसरे टाइम में मूव करने के लिए मल्टी डायमेंशनल में, और भी बहुत कुछ। ये बहुत ही खतरनाक था वैसे। जब फिलाडेल्फ क्या लिखा है, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट 1943, ये 1943, ये वाला भी एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला के टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे वो जो इलेक्ट्रॉन जो वो सॉरी, इसमें क्या हुआ था कि टाइम ट्रेवल की तरीके से, जैसे एक शिप है उसको कैसे हम गायब कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसीज बढ़ाकर, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बढ़ा के, EMF बढ़ाकर, और भी बहुत तरीके, बहुत टेक्नोलॉजी, पर टेस्ला ने ये छुपा ली थी, क्योंकि उसे खतरा था इन चीज़ों का कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसमें क्या हुआ कि एक शिप को कुछ टाइम के लिए गायब कर दिया गया था, और फिर उसके बाद वो वहीं पे वापस आ गया, लेकिन जब वो वापस आया तो बहुत सारे जो क्रू मेंबर थे वो उसमें कुछ तो जल गए, कुछ दीवार के आर पार ही मतलब फंसे रह गए, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हीट, और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा वो कहाँ से क्या हो गया। लेकिन बताते हैं कि वो एक टनल के बीच में से जा रहे थे, और जब वो वापस आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पर ये एक्सपेरिमेंट कुछ पे छुपा लिया गया। मतलब ये तो सिर्फ बोलने वाली लाइन है, लेकिन कर तो आज भी रहे होंगे वो लोग। पर निकोला टेस्ला को फिर उसके डॉक्यूमेंट वगैरह छुपा लिए थे, मरवा के, जो अक्सर करते रहते हैं। निकोला ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें दी थी, जैसे उसमें से एक वो क्या नाम है उसका, हाँ, लाइट को हमेशा फ्री
कैसे पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड किया जाए उसके बारे में बताया था। बट जब उसे पता चला, जो उसका इन्वेस्टर है, फंडर है, तो फिर उसने वो टावर को तोड़वा दिया और वो टेक्नोलॉजी को छुपा दिया। नहीं तो फिर आम जनता को फिर फ्री मिलेगा ना हर चीज़, और वो हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो उसका जो इन्वेस्टर था जेपी मॉर्गन, तो उसने तोड़वा दिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो है ही इस किस्म के लोग। आगे बात करते हैं। पैराडाइज सी फायर सेंचुरी ईटी कम्युनिकेटेड 2018 डिस्ट्रॉय बाय द DAW। पैराडाइज सी फायर ये जगह है, मतलब उसमें कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा आग लगी थी एक उसमें जंगल में। कैसे लग गई किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो किसी हथियार के थ्रू लगाई गई है। DW डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होता है जो किसी को भी जला के राख कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है नेट पे। सबकी बस थ्योरीज हैं एक के बाद एक। स्टेटस जायंट्स अवेकन, ये बहुत सारे जायंट्स हैं जिनको जो अमेरिका है और बाकी भी जो एजेंसीज हैं उन्होंने एकदम पिंजरे में कैद कर रखा है हज़ारों सालों से। इनकी हाइट बहुत बड़ी होती थी आम जनता से, और ये पहले भी, मतलब बहुत पहले एशियन टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। बट आम जनता ना जाने इन सब के बारे में, तो इसीलिए उन सब चीज़ों को हाइड रखा जाता है। और ईटी की, मतलब जो सॉरी एलाइट्स की कुछ सीक्रेट कमिटीज़ होती हैं, और वो इन चीज़ों को हमेशा छुपा लेती हैं। उनकी अलग फोर्सेस है, तो वो आम जनता को इन सब के बारे में नहीं बताते। पर ये जो कॉस्मिक डिस्क्लोजर्स है, जो मतलब शो चल रहा है, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बता रहे हैं। आगे बात करते हैं। पूमा पंकु पूमा पुंकु एक जगह है टर्किश में, साइट है एक, जहाँ पे मतलब हजारों सालों से बहुत सारी जो स्टोन्स हैं, बहुत से चीज़ें हैं, वो दफन की गई हैं। उस साइट के बारे में कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं जानता है, कैसे बन गई ये। जब वो ज़मीन उन पर चेक किया उन लोगों ने कि क्या चीज़ है इधर, वो देखते ही रह गए कि कोई आज भी की टेक्नोलॉजी भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती जैसे उस टाइम की वो चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं इसमें। चाइनीज़ पिरामिड, चाइनीज़ की तो वैसे तो न्यूज़ बाहर आने नहीं देते वो लोग, लेकिन खासकर कोरोना की न्यूज़ बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। चाइनीज़ पिरामिड में क्या है कि बहुत सारी जो पिरामिड है, जो कि जिनके ऊपर हमको लग रहा है कि वो कोई पिरामिड नहीं है, बट एक्चुअल में वो पिरामिड है, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ वेड़ से वो ऐसे ढक चुके हैं, वो दिखाई नहीं देंगे तो दूर दूर से। तो बहुत सारी पिरामिड हैं, वो बहुत से हाइड हैं, आम जनताओं को भी नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि वो सब इन चीज़ों के बारे में जाने, क्योंकि कोई जानेगा, कोई इन्फॉर्मेशन लेगा, तो उसे थोड़ा दिमाग में क्लिक होगा कि हो क्या रहा है, मैं ज़रा चेक करूँ। और वहाँ से वो अवेकनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और इन सब में इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर आगे चीज़ बढ़ती चली जाती है।
हाँ सॉरी, गोबेकली टेप और पूमा पंकु, ये दोनों ही मिस्टीरियस जगह हैं। जो पूमा पंकु है वो क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर जो मिले थे, बहुत ज़्यादा वेट है कि आज की क्रेन भी उनको नहीं उठा सकती, तो उस टाइम वो कैसे मतलब एक के ऊपर एक स्टोन रखे गए, ये वो आज भी सोच रहे हैं लोग। जो गोबेकली टेप है ये है टर्किश में, ये वाला नहीं है। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये बहुत सारे जो प्लेसेस हैं ऐसे, एक तरह से जगह है ये, जहाँ पे बहुत सारे जो पत्थर्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ज़्यादा सालों से दफन है ज़मीन के अंदर। कैसे हुए, क्या रहा, इतिहास क्या था हमारा, कुछ कोई जानकारी नहीं है। बस अभी मतलब, क्योंकि सीधी सी बात है, जब नॉलेज ही छुपा ली उन लोगों ने एंशियंट टाइम की, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। क्रॉप सर्कल हो गया। फिंगरप्रिंट ऑफ द गॉड्स, ग्राम हैनकॉक, ये किताब का नाम है। और इसमें बताया गया है कि जो हमारी अर्थ की पुरानी सिविलाइजेशन एंड लॉस्ट हिस्ट्री के बारे में इस बुक में दिया हुआ है। आगे जानते हैं हम लोग। हाँ, ये अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका जो हमें मैप दिया जाता है जिसके चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उसके आगे की भी ज़मीनें हैं, बट हमें मैप ही इतना वो दिया है कि क्या बात करें। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स का मतलब भी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड, ज़्यादा लैंड। तो मतलब वो अंटार्कटिका के बियॉन्ड की बात कर रहे हैं कि वहाँ बट और भी ज़मीनें हैं उधर, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तुम लोग जाओ अंटार्कटिका के बियॉन्ड। जाने के लिए तुम्हें खास परमिशन चाहिए होगी गवर्नमेंट की, वैसे भी फीस बहुत ज़्यादा है उनकी। तो अगर व्यक्ति सोचता है कि वी आर फ्री, तो वो एक इल्यूजन में जी रहा है, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी में आदमी पूरा जी लेता है, बट उसको ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअल में हमारे पास एक मैप भी नहीं है जैसे हम कह सकें कि ये पृथ्वी का है रियल में। क्योंकि जो मैप हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में वो ओरिजिनल है ही नहीं। अंटार्कटिका के बाहर भी चीज़ है, लेकिन अंटार्कटिका पे उनका मैप ही ख़त्म हो जाता है। और भी ज़मीनें हैं बैठी हैं, लैंड है एक्स्ट्रा, जहाँ और भी लोग रहते हैं। बट जैसे कोई मुर्गी होते हैं ना, मुर्गी जो हैन होती हैं, उनका एक केज होता है, बहुत सारी मुर्गियाँ जहाँ पे खाना पीना और उनका वो सब चलता है। तो वहाँ पे वो एक एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इजीली ट्रैवल कर लेती हैं। फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कोई भी ट्रैवल कर लेता है फिर वहाँ से। तो उनका ऐसा एहसास होता है कि मैं तो इधर कहीं भी आ जा सकती हूँ, तो मैं तो फ्री हूँ। तो वैसे ही हम अंटार्कटिका के अंदर हैं, मान लो लैंड है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जा सकते हैं, सी से डी भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम फ्री हैं। तो वो इस भ्रम की दुनिया में रखते हैं। जैसे कि मान लो एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अगर तुम्हें जाना है तो उसमें पासपोर्ट देना पड़ेगा तुम्हें, अपनी वेरिफिकेशन वगैरह वो सब जो भी प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो हमको ऐसा एहसास होता है कि वी आर फ्री। बट हमको एक बहुत ही कंसंट्रेशन, एक जोन में, एक बहुत ही छोटा सा, जिसमें हमें हमेशा डराया जाता है कि टैक्स भरो, और मेहनत करो, लाइट का बिल भरो, हाँ, खाने के लिए जीना पड़ता है, संघर्ष करना, मतलब एक तरह से सर्वाइवल स्टेट में रखते हैं लोगों को। और व्यक्ति को ए से बी में इजीली ट्रेवल किया जा सकता है, तो उसे लगता है कि हम फ्री हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में इस जोन के बाहर अगर तुम क्वेश्चन करोगे कि हमें जाने दो ये वो, तो यहाँ जितनी सिक्योरिटी लगी होती है ना, उतना बॉर्डर पे भी नहीं होती है। यहाँ की अलग फोर्स है।
ठीक है। तो वो कहेंगे कि परमिशन दिखाओ, परमिशन नहीं है तो या तो सीधा तुम्हें पकड़ के डाल देंगे वो जेल में, या सीधा तुम्हें वहीं उड़ा देंगे वो, क्योंकि समुद्र के पार पे कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, किसको क्या पता। ठीक है। तो यहाँ से वो बियॉन्ड नहीं जाने देंगे तुम्हें। सपोज करो ये एक अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका की बर्फ की वॉल है, जब तक तुम्हें खास परमिशन नहीं दी जाएगी तो तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। अगर कोई प्लेन उड़ा रहा है तो वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन होते हैं जिसके तुम बाहर नहीं उड़ा सकते। ठीक है। तो तुम किसी पायलट से पूछोगे क्यों नहीं उड़ा सकते, उसके पास खुद जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन सब की मैनुअल में ये सब नहीं दिया जाता। बट अगर उनसे ये पूछो कि हम अर्थ का कर्वेचर कहाँ देख सकते हैं, बोलता है ही नहीं, कहाँ देखे हुए। और उन्होंने कभी घूमती हुई चीज नहीं देखी अपनी पृथ्वी कि स्पेस में, मतलब मान लो तुम कोई प्लेन उड़ा रहे हो और किसी पायलट से पूछना कि तुमने क्या घूमते हुए देखा है कभी, तो बोलेगा नहीं देखा है, क्योंकि उनके मैनुअल में खुद लिखा हुआ है कि अर्थ क्या है, क्यों है, उन्हें पता है इन चीज़ों के बारे में। बट वो वही है कि एक्सप्लो वो नहीं कर सकते ना, एक्सपोज इन चीज़ों को। और हाँ, अंटार्कटिका के बाहर भी बहुत सी ज़मीनें हैं ऑलरेडी, जो आज से नहीं है, बहुत बहुत पुराना एक मैप मिला था जिसमें बताया गया कि कैसे क्या है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब टेरेंस, और टेरेंस का मतलब लैंड, तो ज़्यादा ज़मीन। और इसके बाहर, अंटार्कटिका के बाहर है ज़मीन, है लैंड है, लेकिन अंटार्कटिका में अगर तुम छोटा सा वे है, मतलब एक लिमिट तक ही जा सकते हो, उसके बियॉन्ड जाओगे तो तुम्हें फिर परमिशन और बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। कुछ खास लोगों को ही दी जाती है वो सब जानकारी, और उनके बाहर क्या है, क्यों है, कैसे क्या डील हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि वो आम जनता को इन चीज़ों में बिजी रखते हैं। ये टीवी वगैरह में बिजी रहो, खुश रहो, नौकरी वगैरह करो, शादी वाला करो, फिर रिटायरमेंट लेके मर जाओ, बस यही लूप होल है, और बस खत्म जीवन। कोई एक्सप्लोरेशन नहीं, कुछ नहीं। कई को तो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। इसलिए तो इसका नाम ग्रेट अवेकनिंग है इस चार्ट का। इसके बारे में हम धीरे धीरे करके जान रहे हैं। तो आगे हम जानते हैं ये अंटार्कटिका, जो भी अभी हमने बताया। नाजी ब्रेक अवे ग्रुप, अंडरग्राउंड बेसिस, यूएफए, एंटी ग्रेविटी, फ्री एनर्जी, ये सब नाजी के टाइम में टेक्नोलॉजी थी, वो सब इसके बारे में जानता था पहले ही। तो हिटलर इसीलिए बहुत ज़्यादा उन पर भारी पड़ गया था, तो बहुत ज़्यादा जो देश हैं उनको मिल के काम करना पड़ा इसीलिए। तो अंडरग्राउंड बेसिस भी हैं, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी है इनके पास, तो फ्री एनर्जी भी है। ऐसी ऐसी इतनी इतनी स्पीड में ब्लॉट चलती हैं कि, मतलब जो ट्रेन हैं वो चलती हैं कि क्या पूछें, मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट उनके वहाँ पर है ये ऐसी, वो हमें कभी नहीं देते इस तरह की टेक्नोलॉजी। एशियन बिल्डर इज प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स हैं वो पता नहीं कैसे बन गए, आज भी मिस्ट्री है। लेकिन ये लॉ 1 में इसके बारे में बताया है, वो अब हम थोड़ा आगे जाएंगे तब जाके पता चलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, आरडी एंड बैक इंजीनियरिंग, क्या कि इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी हैं जिससे कि मान लो किसी व्यक्ति को कहीं आगे भेजा जाए समय में, और वो वापस आए, तो उसकी तो एक मेमोरी भी रेज कर दी जाती है, और दूसरा उसे वापस वैसा ही बना दिया जाता है जैसा वो था। इलोंगेटेड स्कल जायंट्स क्रैश लैंडेड 55,000 साल पहले, जहाँ से स्टार्ट हुआ ये इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एरोजन ऑफ कबाल। लॉकहेड मार्टिन, लॉकहेड मार्टिन क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। जैसे फोर्ड है, जनरल डायनेमिक्स है,
फोर्ड क्या है, कार बनाती है पर वो उसका पूरा बिजनेस नहीं है। 1/5 में कार बनाती है, बाकी में हथियार मिसाइल वगैरह। और ये कोविड एंड इवैक्यूएशन, ये सभी लाइट्स वगैरह के नाम है। और भी हैं बहुत सारे हाइड होते हैं। और जो हाई रैंकिंग लाइट्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा परमिशन दी जाती हैं कि तुम यहाँ मूव कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो। आम जनता को सिर्फ भेड़ बकरी समझते हैं वो, ठीक है। उनको सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में रखा जाता है कि बेटा तुम लोग वोट दो, सरकार चुनो, जो चाहे इसने काम अच्छा नहीं किया तो भाई अच्छा ये इसको चुन लेते हैं, तो फिर अगले 5 साल फिर वो हमें ही मारेगा। फिर हम सोचेंगे यार ये भी ऐसा ही निकला, चलो हम इस बार ना इसको चुनते हैं, ये बढ़िया काम करेगा। तो इसी परसेप्शन में बिता बिता के अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं, वो थॉट बिता लेते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है। तो ऐसा ही जनरेशन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि चलता कैसे है ये सब चीज़ें, कौन चला कौन रहा है, इनके ऊपर भी तो कोई बैठा होगा। वो सब ये सब नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है और कईयों को जागरूकता नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी लॉ ऑफ इग्नोरेंस में बिता देते हैं, भ्रम की दुनिया में जी के। तो हम ये पार्ट अभी यहीं ख़त्म करते हैं अंटार्कटिका पे, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की बात करेंगे। एक और बात बतानी थी, जैसे कि अभी कोरोना के केसेस हैं वो भी फ़िलहाल कम हैं, और अभी धीरे धीरे करके वो बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि फोर्थ लेयर आ गई। एक्चुअल में वो 4+1G होगा, जिसके कारण केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। और जो जिन्होंने पहले से ले लिया है पनीर टीका, अब समझ जाओ क्या है पनीर टीका मतलब। तो उनकी जो हेल्थ है वो अब धीरे धीरे करके डैमेज हो रहे हैं वो लोग। उन खुशी में तो जाकर लगवा लिए उन्होंने, लेकिन भुगतान आगे करना पड़ेगा उनका। और ये 4+1G है, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि ये मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि ये पेनिट्रेट हो सकती है किसी के भी इजीली, और जिससे हार्ट ब्लॉक हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं, कैंसर सेल्स डेवलप हो सकते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। जो कि जब ट्रायल केसेस चल रहे थे 5G के, सॉरी 4+1G के, तब बहुत से लोग हैं वो इंस्टेंट डेथ हो गई उनकी। तो 4+1G इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाती है अगर नाम ले लें तो इसका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी कुछ साइट्स हैं जिसमें आप इन सब के बारे में, जो डिजास्टर्स हैं, किस तरीके से ये हमारे बॉडी पे, इन्वायरमेंट पर कितना ख़तरनाक इसका प्रभाव है 4+1G का, वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसे आप बच सकते हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इजीली आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसे इसे कहते हैं सुंगाइट कहते हैं इसे। ये बॉडी हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, और जो नेगेटिव एनर्जी है उनको सोखने के लिए इसको पहना जाता है। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप हरिप्रिया जी से आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ब्लैक टर्मोलिन, ये भी सेम काम है, पर ये अगर आपका थोड़ा जैसे घर है तो उसमें आपको सेंटर में आप चाहते हैं कि इसको रख दें, और इससे पूरा घर आपको पॉजिटिविटी जैसा फील होगा। और ये भी
रेडिएशंस को सोखता है, ब्लॉक कर देता है ऑलमोस्ट। तो आप ये सब ले सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और आपको ज़्यादा डैमेज ना कर पाए 4+1G। तो बस आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मैम से ले सकते हैं वो, और आपको बड़ी चीप प्राइजेस में मिलेगा ये सब। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पार्ट 3 में आगे की ग्रेट अवेकनिंग मैप का आगे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।